Hello dear friends, welcome to Exam Sita 75. This is Priya Chaurishia. Friends, आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का लेसन 7 यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। सो डोंट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. So, invention मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। Common place मतलब एक ordinary place है ना। तो हमारी फर्स्ट पैराग्राफ की जो मीनिंग है वो है कि आज से करीब 130 साल पहले इंटरव्यू की खोज की गई थी और आज ये जो इंटरव्यू है ये जर्नलिज्म का एक कॉमन प्लेस बन चुका है। Today, आज almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. Literate मतलब होता है पढ़ा लिखा। यहाँ पर क्रिस्टोफर कहते हैं कि आज के ज़माने के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक इंटरव्यू तो पढ़ा ही होगा। While from the other point of view, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। यहाँ पर आगे बताते हैं कि अगर हम सालाना देखें तो साल भर में करीब हज़ारों सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया जाता है। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे होते हैं जिनका रिपीटेडली मतलब बार बार इंटरव्यू लिया जाता है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब साल भर में इतने इंटरव्यू लिए जाते हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ के बार बार लिए जाते हैं तो ये तो इसमें कोई ज़्यादा सरप्राइज़ होने की बात तो है नहीं, है ना, कि हर इंसान का इंटरव्यू को लेकर अपना ही एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एक ओपिनियन होगी। ऑफ इट्स फंक्शंस, मैथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। तो यहाँ पर बताते हैं कि हर बार मतलब साल भर में जब इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो हर एक इंसान का इस इंटरव्यू को लेकर अपनी एक अलग राय होगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, इंटरव्यू लेने का तरीका क्या है, इससे क्या एडवांटेज होता है, ये सब। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम फॉर इट्स बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बोलना। तो यहाँ पर बताया जाता है कि सम माइट मेक मतलब उनमें से जिन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है उनमें से कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बढ़ा चढ़ा कर इंटरव्यू को लेकर बढ़ा चढ़ा कर दावा करते हैं कि जो इंटरव्यू है वो अपनी हाईएस्ट फॉर्म में सोर्स ऑफ ट्रुथ है, मतलब सच्चाई बाहर निकाल कर लाने का एक ज़रिया है। कौन? इंटरव्यू सच्चाई बताने का एक बड़ा स्रोत है। इन इट्स प्रैक्टिस, ये जो इंटरव्यू है ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आता है और जो इंटरव्यू लेना है ये एक आर्ट है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु शी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, है ना। तो यहाँ पर आगे बताया जाता है कि मैक्सिमम जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, यूजुअली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वे सभी अपने आप को इंटरव्यू के ज़रिए खुद को पीड़ित मानते हैं। इनटू देयर लिव्स, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी शो ऑफ करता है और फील दैट इट्स समहाउ डिमिनिशेस दैम। यहाँ पर आगे बताया जाता है कि जो इंटरव्यू है ये उन लोगों यूजुअली सेलिब्रिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा विक्टिम है, मतलब इससे वो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लिव्स। यहाँ तक कि कई लोग तो डिस्पाइज करते हैं। डिस्पाइज मतलब नफ़रत करना। कई ऐसे लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। उनका कहना होता है कि ये जो इंटरव्यू है ये बेवजह किसी की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने जैसा होता है। यहाँ पर 2 टफ वर्ड्स आए हैं। फर्स्ट वन है आपका इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब होता है प्राइवेसी में दखलंदाजी करना। एंड जो यहाँ पर एक वर्ड आया है अनवारंटेड, इसका मतलब होता है बेवजह, मतलब अनजस्टिफाई। तो लोग कहते हैं कि जो इंटरव्यू होता है ये बेवजह किसी की लाइफ में दखलंदाजी करने जैसा होता है, इसलिए लोग इससे पीड़ित होते हैं। Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul.
प्रिमिटिव कल्चर मतलब प्रिमिटिव मतलब होता है एंशिएंट, एंड कल्चर मतलब संस्कृति। यदि पुरानी संस्कृति को देखा जाए तो पुराने ज़माने में लोग बिलीव करते थे कि यदि किसी व्यक्ति का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट मतलब यदि किसी व्यक्ति की फ़ोटो ले ली जाए तो वो उनके शरीर से उनकी आत्मा चुराने के जैसा था। और इसी तरह लोग इंटरव्यू को मानते हैं कि जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पुराने ज़माने में लोगों की फ़ोटो निकालना मतलब उनकी आत्मा चुरा लेना। ऑलराइट, नाउ V.S. नायपॉल। अब यहाँ पर हमारे जो लेसन में कुछ लोगों के बारे में बताया जाएगा कि उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले आते हैं V.S. नायपॉल। फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज़ एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। वाउंडेड मतलब होता है घायल। तो V.S. नायपॉल फील करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू से मतलब जो लोग हैं वो इंटरव्यू से घायल है, एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और इंटरव्यू के ज़रिए वे अपनी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा पार्ट क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ लोगों के सामने आ जाती है। सेकेंड है हमारे लुइस कैरोल। लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। लुइस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं, वॉज सैड टू हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। लुइस कैरोल का कहना है कि उन्हें इंटरव्यू का काफ़ी ज़्यादा डर है। हॉरर मतलब डर, भय लगना, तो उन्हें इंटरव्यू से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, एंड इसीलिए ही नेवर कंसेंटेड। कंसेंटेड मतलब हो जाएगा एग्री, सहमति, इसलिए उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने पर अपनी सहमति नहीं जताई। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो मतलब जो हमारे लुइस कैरोल है उन्हें इंटरव्यू का काफ़ी ज़्यादा डर रहता था, और इसी कारण उन्हें कभी भी इंटरव्यू देना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था, उन्हें मतलब इंटरव्यू का इतना डर क्यों था, उन्हें इंटरव्यू का इतना डर था क्योंकि वे डरते थे कि वो कहीं लॉयनाइज ना हो जाए। लॉयनाइज्ड का मतलब होता है कि वो उन्हें डर था कि उनकी बातें जब बाहर आएंगी तो ऐसा ना हो कि वो कहीं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस ना हो जाए। एंड विच मेड हिम थस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ वर्ड है, पहले इनकी हम मीनिंग जानते हैं। रिपील, रिपील मतलब होता है इग्नोर करना, अनदेखा करना। एक्वेंटिस, एक्वेंटिस मतलब होता है फ्रेंड सर्कल मतलब दोस्त। इंटरव्यूअर्स मतलब इंटरव्यू लेने वाले। द परसिस्टेंट पेटिशनर्स मतलब लगातार रिक्वेस्ट करने वाले फॉर हिज ऑटोग्राफ। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो लुइस कैरोल हैं वे काफ़ी ज़्यादा उन्हें डर था कि अगर उनका इंटरव्यू लिया गया तो वो कहीं कुछ ज़्यादा फेमस ना हो जाएं, इसी कारण वे चाहे उनके दोस्त हों, चाहे इंटरव्यूअर्स हों, या फिर लगातार उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए रिक्वेस्ट करने वाले लोगों को वो इग्नोर करते रहते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब क्या होता है? अम्यूजमेंट मतलब होता है इन्जॉयमेंट, एंड सेटिस्फैक्शन मतलब शांति। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सब मतलब इन लोगों को इग्नोर करने के बाद वे जब लोगों के साथ अपनी सक्सेस की स्टोरीज़ शेयर किया करते थे तो वो अपनी स्टोरीज़ में इन सभी मैटर्स को भी ऐड किया करते थे कि किस तरह उन्होंने इंटरव्यूअर्स को, रिक्वेस्टर्स को उन्होंने इग्नोर किया और आज वो इस जगह पर हैं। उन्हें ऐसा बताने से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था, शांति मिलती थी, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट फील होता था। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने इंटरव्यू को लेकर अपना एक बहुत ही ज़्यादा कंडमेंट्री मतलब हो जाएगा, इन्होंने इंटरव्यू की घोर निंदा की है, और ये कहते हैं दैट हिज वाइफ कैरोलाइन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 दैट देयर डे वॉज रैप्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। तो जो रुडयार्ड किपलिंग है वे अपनी लाइफ के एक पार्ट के बारे में बताते हैं कि उनकी वाइफ एक बार 14 अक्टूबर 1892 को अपनी डायरी में उन्होंने लिखा था कि
उनका और उनकी वाइफ का एक पूरा दिन बॉस्टन के रहने वाले 2 रिपोर्टर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये कैसे हुआ? तो यहाँ जो एक वर्ड आया है रैट, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। और वो जो 2 रिपोर्टर्स जिनके कारण उनका दिन बर्बाद हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे? बॉस्टन के रहने वाले थे। ये लाइन किसने बोली है? रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलाइन ने अपनी डायरी में लिखा था 14 अक्टूबर 1892 को। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime." उसके बाद उनकी वाइफ उस रिपोर्ट में लिखते हुए बताती हैं कि जब उन 2 रिपोर्टर्स ने उनका दिन बर्बाद कर दिया तो उनके पति उन रिपोर्टर्स से कहते हैं कि यही कारण है कि क्यों मैं तुम लोगों का इंटरव्यू रिफ्यूज़ कर देता हूँ, क्यों मैं इंटरव्यू के लिए रिफ्यूज़ करता हूँ, मना कर देता हूँ। बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि जो इंटरव्यू है ये इमोरल है। इट इज़ क्राइम, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। ये इंटरव्यू, किसी का इंटरव्यू लेना एक ऐसा क्राइम है जो उस व्यक्ति के विरुद्ध की गई एक साजिश है, जो उस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बता देता है। इसलिए जो इंटरव्यू है वो एक क्राइम है, इंटरव्यू इमोरल है। एज एन असल्ट एंड जस्ट एज मच मैरिट्स पनिशमेंट। इसके बाद भी कहते हैं कि एजल्ट करता है, एजल्ट का मतलब फिजिकल अटैक होता है यहाँ पे। एंड पनिशमेंट, मैरिट्स पनिशमेंट मतलब कि जो पनिशमेंट है उसके लिए डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग उन 2 रिपोर्टर्स को बताते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारा पूरा दिन बर्बाद किया, यही कारण है कि मैं हमेशा इंटरव्यू के लिए मना कर देता हूँ, क्योंकि ये इमोरल है, ये क्राइम है, ये हम लोगों को हमारे विरुद्ध की गई एक साजिश की तरह है। ये हम लोगों पर किया गया एक फिज़िकल अटैक है जो हमारी पर्सनल लाइफ को लोगों तक पहुंचाता है। और ऐसा काम करने के लिए तुम लोग तो पनिशमेंट के लिए डिज़र्व करते हो, तुम लोगों को तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। इट इज़ कवर्डली एंड वाइल्ड। ये जो इंटरव्यू है ये काफ़ी कायरता का काम है और काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है, मतलब अनप्लीजेंट है, एक बहुत बुरी चीज़ है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट। वे कहते हैं कि कोई भी रिस्पेक्टेबल इंसान कभी किसी से इंटरव्यू के लिए नहीं पूछेगा, नहीं कहेगा, मच लेस गिव इट, और मैक्सिमम टाइम इसे छोड़ देगा। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। तो रुडयार्ड किपलिंग ने ये बात कही थी और कुछ ही साल पहले ही रुडयार्ड किपलिंग ने खुद मार्क ट्वेन नाम के व्यक्ति को क्या लिया था, एक इंटरव्यू उन्होंने लिया था। ये काफ़ी ऐसी वाली बात है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा निंदा की इंटरव्यू की, और उन्होंने खुद ही कुछ सालों पहले ही किसी इंसान का क्या ले लिया, इंटरव्यू ले लिया, और जो कि वो अभी इंटरव्यू के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal। नेक्स्ट हमारे आते हैं H.G. Wells। H.G. Wells ने 1894 में इंटरव्यू में रिफ़र किया था कि जो इंटरव्यूइंग मतलब टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डील, मतलब जो ये इंटरव्यू लेना होता है ये उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस है। ऑर्डील मतलब होगा बेकार एक्सपीरियंस होना किसी चीज़ का। बट वॉज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन। तो H.G. Wells के अकॉर्डिंग 1894 में उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू देना उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस है। इसके बाद भी वे काफ़ी टाइम इंटरव्यू देते हुए दिखाई गए हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं। एंड इसके कुछ सालों बाद ही, लगभग 40 साल के बाद, उन्होंने खुद ही जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। नेक्स्ट आते हैं सॉल बेलो। Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। सॉल बेलो बताते हैं कि जो इंटरव्यू है उनको बताते हैं कि जो वो कभी कभी सेवरल किसी न किसी ओकेज़न में इंटरव्यू देते रहते हैं, ये नेवरथलेस है। उन्होंने बताया कि जो इंटरव्यू है ये नेवरथलेस है, ये ऐसा है कि जैसे किसी ने उनकी विंडपाइप पे क्या कर दिया हो, थंब प्रिंट कर दिया हो। मतलब जब किसी को इंटरव्यू देते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका दम घोटा जा रहा है। Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication।
हमने अपने लेसन में ऊपर जितने भी टॉपिक्स पढ़े इंटरव्यू को लेकर, हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स देखे वे इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कोई भी चीज़ उसका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट। तो अब हम यहाँ पर इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी पढ़ने वाले हैं। इतने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स के बाद भी इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। जैसे कि जो इंटरव्यू है वो बातचीत करने का एक सुप्रीम क्या है, सर्विसेबल है। मतलब एक बहुत अच्छा मीडियम है, किसी इंसान से कम्युनिकेशन करने के लिए एक यूजेबल मीडियम होता है क्या, इंटरव्यू। These days more than at any other time our most vivid impression of our contemporaries are तो यहाँ पर बताया गया है कि आज के दिनों में इंटरव्यू के ज़रिए हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, दूर दूर के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है, एक अच्छा इंप्रेशन बना होता है। इंटरव्यू इज़ डेनिस ब्रियन हैज़ रिटन। तो इंटरव्यू के बारे में ये जो पॉजिटिव थॉट है ये है डेनिस ब्रियन का। Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another। यहाँ तक कि डेनिस ब्रियन कहते हैं कि जो ज़्यादातर चीज़ें हैं इस मोमेंट पे, हमें जो ज़्यादातर चीज़ें पता चलती हैं वो तभी पता चलती हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान से क्वेश्चन करता है, तभी हमें चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फो मिलती है। Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented पावर एंड इन्फ्लुएंस। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास एक अनोखी शक्ति होती है। अब हमारी लेसन का पार्ट 2 शुरू होता है। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। जो सेकेंड पार्ट है उसमें अम्बर्टो इको के इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। तो स्टार्टिंग में हमें उनका कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसे हमें पढ़ना है। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। तो यहाँ पर आप जो पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं वो अम्बर्टो इको का लिया गया इंटरव्यू है। वही हम आगे पढ़ेंगे, मतलब उनके एक एक्सट्रैक्ट से ही लिया गया है। द इंटरव्यूअर इज़ मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। अम्बर्टो इको का जो इंटरव्यू लिया गया था वो मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा लिया गया था, जो कि द हिंदू से रिलेट करते थे। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science. Umberto Eco, जो कि इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, तो अम्बर्टो इको को उनकी जो रेपुटेशन है, मतलब अम्बर्टो इको ने सेमियोटिक्स पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ का सीधे से अपना मेन पॉइंट जो निकलेगा, अम्बर्टो इको जो हैं वो इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। एंड हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर। अम्बर्टो इको को एक स्कॉलर के रूप में उनके सीमियोटिक्स विचारों पर काफ़ी अच्छी उन्होंने अपनी रेपुटेशन बना रखी है। उनको काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनकी प्रशंसा की है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अम्बर्टो इको किस चीज़ के लिए फेमस है? अम्बर्टो इको अपने स्कॉलर के कारण फेमस है, अपने सीमियोटिक्स विचारों के लिए फेमस है। अब ये सीमियोटिक्स क्या होता है? सीमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइन, मतलब शाइन मतलब हस्ताक्षर वाली नहीं, जब हम इशारों के ज़रिए अपने हैंड के ज़रिए जब बातचीत करते हैं, कोई चीज़ समझाते हैं, तो उसे हम कहते हैं द स्टडी ऑफ साइंस। तो इन्हीं विचारों पर उन्होंने अपनी मेन चीज़ लिखी है। जैसे कि अम्बर्टो इको ने काफ़ी कुछ लिखा है, लाइक लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मेडिएवल एस्थेटिक्स बिफोर द टर्न टू राइटिंग फिक्शन। फिक्शन लिखने से पहले अम्बर्टो इको ने मेडिएवल एस्थेटिक्स एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के बारे में भी लिखा है। लिटरेरी फिक्शन, अकेडमिक टेक्स्ट, एजेस, चिल्ड्रंस बुक्स, इसके अलावा उन्होंने लिटरेरी फिक्शंस लिखे हैं, एकेडमिक टेक्स्ट, एजे एंड बच्चों के लिए काफ़ी सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल, हिज रिटन आउटपुट इज़ स्टरेजिंगली, जिसका मीनिंग होता है शॉकिंगली। तो यहाँ पर बताया गया है कि अम्बर्टो इको का जो लिखने का जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, लार्ज है और वाइड रेंजिंग है। इन 1980 सन 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज।
1980 में अम्बर्टो इको द्वारा लिखा गया एक नोवेल जिसका नेम है द नेम ऑफ द रोज़ नाम की नोवेल को पब्लिश किया गया था 1980 में। और इस नोवेल के पब्लिश होने के बाद अम्बर्टो इको की ख्याति इतनी ज़्यादा फैली कि वे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। अम्बर्टो इको को मैक्सिमम एकेडमिक स्किल्स के लिए जाना जाता है, बट जब से उन्होंने नोवेल लिखा है मैक्सिमम लोग उन्हें एक नॉवेलिस्ट के रूप में जानते हैं। उनका जो नोवेल 1980 में उन्होंने पब्लिश किया था द नेम ऑफ द रोज़, उसकी कम से कम 10 मिलियन कॉपीज़ मार्केट में सेल की गई थी। सो अब यहाँ पर मिस्टर अम्बर्टो इको का इंटरव्यू शुरू होता है। सो लेट्स स्टार्ट। मुकुंद कौन है जो इंटरव्यू ले रहे हैं एंड अम्बर्टो इको इंटरव्यू दे रहे हैं। सो मुकुंद पूछते हैं, कहते हैं द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डज। तो यहाँ पर मुकुंद क्वेश्चन करते हुए बताते हैं अम्बर्टो इको को कि एक बार एक इंग्लिश नोवेलिस्ट और एकेडमिक जिनका नेम है डेविड लॉज, जो कि एक इंग्लिश नोवेलिस्ट और एक एकेडमिक हैं, उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। मतलब मिस्टर इको, अम्बर्टो इको जो सारी चीज़ें करते हैं, डेविड लॉज को समझ में नहीं आता कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, या फिर अम्बर्टो इको ऐसा कैसे कर लेते हैं। अम्बर्टो इको इस पर कहते हैं मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। तो कहते हैं अम्बर्टो इको कि हो सकता है शायद लोगों पर मेरा ऐसा इम्प्रेशन हो जिसके कारण उन्हें लगता हो कि मैं ये सारी थिंग्स कर सकता हूँ, बट इन द एंड लेकिन सच बात है दैट आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। अम्बर्टो इको कहते हैं लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं हर बार सेम चीज़ें ही करता हूँ। देन मुकुंद विच इज़, मतलब मुकुंद कहते हैं कि आप ऐसी कौन कौन सी सेम चीज़ें हैं जो आप करते हैं। अम्बर्टो इको नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। वैसे ये एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कठिन है, बट आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। अम्बर्टो इको बताते हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़िलोसॉफिकल इंटरेस्ट है। फ़िलोसॉफिकल इंटरेस्ट मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना कि कोई भी चीज़ है तो कैसे हुई, ये जो यूनिवर्स है ये कैसे बना, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, पृथ्वी कैसे बनी, ये सारी चीज़ों के बारे में वो जानना चाहते हैं। पृथ्वी कैसी है, क्या सही है, क्या गलत है, ये होता है फ़िलोसॉफिकल इंटरेस्ट। तो जो अम्बर्टो इको है उन्हें फ़िलोसॉफिकल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड वे बताते हैं दैट आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। अम्बर्टो इको बताते हैं कि जो मेरा फ़िलोसॉफिकल इंटरेस्ट है इसे मैंने अपने नॉवेल्स एंड अपने एकेडमिक वर्क के ज़रिए परस्यू किया है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। आगे अम्बर्टो इको बताते हैं कि यहाँ तक कि बच्चों के लिए जो मैंने बुक्स लिखी हैं वे सारी नॉन वायलेंस है, शांति फैलाने वाली हैं, मतलब पीस फैलाने वाली हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि मेरे जितने भी एकेडमिक वर्क या फिर नॉवेल्स हैं या फिर बच्चों के लिए लिखी गई बुक्स हैं, उन सब में आपको फ़िलोसॉफिकल इंटरेस्ट, बंच ऑफ एथिकल देखने को मिलेगा। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट। फिर बताते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है। डिड यू नो वॉट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आगे अम्बर्टो इको मुकुंद जी से कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जो खाली एम्प्टी स्पेस, मतलब जो खाली स्पेस है, उसे अगर भर दिया जाए तो क्या होगा। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, मतलब जो भी हमारे यूनिवर्स में एटम्स हैं उनके बीच बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, मतलब जो खाली स्पेस होता है एटम्स के बीच में, अगर हम उसे एलिमिनेट करते हैं, मतलब उस खाली स्पेस को हम भरते हैं, तो क्या होगा। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो जो यूनिवर्स है वो बड़ा से बड़ा होता जाएगा। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ्स। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे कि यूनिवर्स में एटम्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी में हमारा बहुत सारा खाली समय होता है। आई कॉल दैम इंटरस्टिसेस। वे अपनी ज़िंदगी के एम्प्टी स्पेस को इंटरस्टिसेस के नेम से जानते हैं। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। वे मुकुंद जी को समझाते कहते हैं कि मान लीजिए कि आप मेरे घर आ रहे हैं, यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू।
तो वे मिस्टर मुकुंद को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आप मेरे घर आ रहे हैं और आप मेरे मतलब फ्लोर तक आने के लिए आप एलिवेटर मतलब आप लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, एंड जब आप मेरे रूम में आ रहे होते हैं तो मैं अपने रूम में खड़ा होकर आपका इंतज़ार करता हूँ। दिस इज़ एन इंटरसीज। तो आपके मेरे रूम तक आपको पहुँचने में जो समय लगा और वो समय जब मैं आपको खड़े होकर अपने घर में वेट कर रहा था कि आप कब आएंगे, तो ये जो समय मैंने वेस्ट कर दिया, यही होता है हमारी ज़िंदगी का एम्प्टी स्पेस। मतलब ये है दोस्तों कि हम कोई भी काम, सपोज़ हम अपने लिए ही एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में जब किसी मेहमान को आना होता है हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो आ रहे हैं, काम करते रहते हैं, काम जल्दी फ्री कर देते हैं, फिर बैठकर वेट करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। तो ये जो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके आने के अंदर तक, इस खाली टाइम को वो इंटरस्टेजेस बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के इस खाली समय को भी अपने काम से फिल कर सकते हैं, जैसे कि हम बर्टवी को आगे बताते हैं दैट दिस इज़ एन इंटरस्टेज एंड एम्प्टी स्पेस। तो ये जो हमारा खाली समय होता है, ये इसी को हम इंटरस्टेजेस बोलते हैं। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस। तो वो कहते हैं मेरा सीक्रेट ये है, मैं फेमस इसलिए हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो एम्प्टी स्पेस होता है मैं उसमें भी वर्क करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के एम्प्टी स्पेस को वेस्ट नहीं करता। While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, कहते हैं कि जब तक आप फर्स्ट फ्लोर से लेकर मेरे थर्ड फ्लोर तक एलिवेटर से आएंगे, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल एंड लाफ। तो जब तक आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक एलिवेटर के ज़रिए आएंगे, तब तक तो उस बीच में मेरी एक आर्टिकल ही लिख जाएगी। और ऐसा कहते हैं हम बर्टवी को हंस देते हैं। मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। कहते हैं कि सच है सर, आपके जैसा और कोई नहीं कर सकता। Your non-functional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. मुकुंद कहते हैं कि सर आपकी जो नॉन फंक्शनल राइटिंग है, आपका जो स्कॉलरली वर्क है, उसमें एक अलग ही तरह का सर्टेन प्लेफुल होता है, एक अलग तरह का रोमांच होता है, एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। और आप जो भी लिखते हैं उसकी एक पर्सनल क्वालिटी होती है। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, और जो कि आपकी रेगुलर एकेडमिक स्टाइल को दूसरों से अलग करता है। विच इज़ इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो अक्सर कर इसे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बना देते हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज़ इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू। तो मुकुंद यहाँ पर मिस्टर इको से कहते हैं कि सर आपकी जो एकेडमिक स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, ये आपने इनफॉर्मल रूप से अप्रोच की है या ये आप में नेचुरली थी। सो अम्बर्टो इको कहते हैं व्हेन आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड। अम्बर्टो इको कहते हैं कि इटली में जब मैं अपना फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन प्रेजेंट करने के लिए गया था, तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, कि कोई भी स्कॉलर जिस सब्जेक्ट पर उसे लिखना होता है उस सब्जेक्ट पर वो काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करता है। दैन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथीसिस, और फिर उसी सब्जेक्ट पर वो काफ़ी ज़्यादा फॉल्स हाइपोथीसिस बनाता है, मतलब काफ़ी सारे झूठ लिखता है, बातें व्याख्या करता है। दैन दे करेक्ट देम एट द एंड, और फिर लास्ट में उन्हीं बातों को जिसे उसने शुरू में गलत बताया, उन्हीं बातों को वो लास्ट में सही कर देता है। एंड दे पुट द कंक्लूजन, और फिर वो उसका कंक्लूजन निकाल देते हैं। यू ऑन द कंट्ररी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। तो उन्होंने जब मतलब जिनके सामने उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, तो वहाँ के प्रोफेसर ने उनसे कहा कि आपने तो अपनी डॉक्टरल डिसर्टेशन में अपनी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी को बता दिया है, अपनी रिसर्च की पूरी स्टोरी बता दी है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यहाँ तक कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, हर एक बात बता दी है। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज अ बुक विच मेड दी एप्रिशिएटेड इट। फिर आगे अम्बर्टो इको मुकुंद जी से बताते हैं कि जब सर ने मुझसे ये बातें कही, उसके बाद उन्होंने मेरे डिसर्टेशन को अपनी बुक के रूप में पब्लिश करवा दिया, जो सीधा सा इशारा देता है कि उन्हें मेरा डिसर्टेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एट द पॉइंट एट द एज ऑफ 22, कहते हैं कि जब मतलब मिस्टर इको कहते हैं कि जब मैं 22 साल का था, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। कहते हैं कि जब मैं 22 साल का था तब मुझे समझ में आया कि जो स्कॉलरली बुक्स होती हैं
उन्हें बिल्कुल उसी तरह लिखा जाना चाहिए जैसे कि मैं लिखता हूँ। और मिस्टर ई को कैसे लिखते हैं? मिस्टर ई को जो भी चीज़ लिखते हैं वो एक स्टोरी की तरह लिखते हैं। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। और वो कहते हैं कि क्योंकि मैं अपनी हर एक बुक को, एकेडमिक हो चाहे स्कॉलरली हो, फिक्शनल नॉन फिक्शनल, मैं उसमें एक स्टोरी बेस्ड उसे बनाता हूँ। और यही रीज़न है कि जो मेरे एजे होते हैं उनका एस्पेक्ट रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। कहते हैं और शायद इसी के कारण मैंने काफ़ी लेट, मतलब लगभग 50 साल के आसपास की उम्र में मैंने नोवेल्स लिखने शुरू किए। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोनाल्ड बर्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एजेस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट। वे कहते हैं कि मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था रोनाल्ड बर्थेस जो कि एक एजेस्ट है, तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे कि वो एक एजेस्ट हैं, वो एक नॉवलिस्ट क्यों नहीं है। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. तो वो सोचते रहते कि वो एक ना एक दिन क्रिएटिव राइटिंग लिखेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मिस्टर ई को, मुकुंद जी को बताते हैं कि लेकिन ऐसी फ्रस्ट्रेशन मैंने कभी भी महसूस नहीं की। आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट। कहते कि मैंने एक्सीडेंटली नोवेल्स लिखने शुरू कर दिया। आई हैड नथिंग टू डू वन, मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, जिस दिन से मैंने शुरू किया मुझे जो करना था मैंने वही किया। नोवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। तो ये जो नोवेल्स हैं वो ज़्यादातर कहूँ तो वो मेरे नरेशन के टेस्ट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नोवेल्स, यदि हम नोवेल्स की बात करें सर, फ्रॉम बिगिनिंग बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्युलेटरी famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. तो मुकुंद कहते हैं कि सर यदि हम नोवेल्स के बारे में बात करें तो आपने अपने जितने भी, आप की अगर बात की जाए तो अम्बर्टो ईको ज़्यादातर अपने एकेडमिक काम के लिए फेमस हैं, एकेडमिक राइटिंग स्टाइल के लिए फेमस हैं। लेकिन जब 1980 में आपका पहला नोवेल द नेम ऑफ द रोज़ पब्लिश हुआ था तब से आपको कुछ ज़्यादा ही लोगों में फेमस मिला। मतलब वो उनके कहने का डायरेक्टली है कि अगर हम सिर्फ नोवेल की बात करें तो जैसे अम्बर्टो ईको हैं वो अपने एकेडमिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, एकेडमिक राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा फेमस वो अपने एकेडमिक राइटिंग से नहीं हुए, उससे कहीं ज़्यादा फेमस वो अपने द्वारा लिखे गए पहले नोवेल से हुए जिसका नेम था द नेम ऑफ द रोज़। आगे मुकुंद जी बताते हैं कि मिस्टर ईको आपने लगभग 5 नोवेल्स लिखे हैं एंड इसी के साथ आपने अपनी नॉन फिक्शन की काफ़ी स्कॉलरली लिखी हैं, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, और कम से कम 20 के समथिंग आपने स्कॉलरली वर्क मतलब नॉन फिक्शनल चीज़ें लिखी हैं। अम्बर्टो ईको बात को सुधारते कहते कि नहीं 20 नहीं 40 के आसपास। मुकुंद, ओवर 40 अमॉन्ग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स। मुकुंद कहते हैं कि 40, इसका मतलब कि आपने अपने सेमियोटिक्स पर जो वर्क किया है वो उसका लगभग सेमिनल पीस है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो ईको एंड दे विल से ओह ही इज़ अ नोवेलिस्ट, डज द बदर यू। तो मुकुंद यहाँ पर अम्बर्टो ईको से क्वेश्चन करते हैं कि सर जैसे कि आप एकेडमिक के ज़रिए फेमस हुए एकेडमिक राइटिंग एंड स्टाइल के लिए एंड लेकिन मैक्सिमम लोग आपसे जुड़े आपके नोवेल्स के ज़रिए, तो आज के ज़माने में यदि हम किसी इंसान से पूछें कि क्या आप अम्बर्टो ईको को जानते हैं तो वो कहेंगे कि हाँ अम्बर्टो ईको एक नोवेलिस्ट है। क्योंकि ये बात आपको बॉदर नहीं करती, मतलब परेशान नहीं करती। ये किसने पूछा है? मुकुंद ने। किससे? अम्बर्टो ईको से। तो अम्बर्टो ईको बताते हैं येस बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज। अम्बर्टो ईको कहते हैं कि हाँ मुझे परेशानी होती है क्योंकि मैं अपने आप को एक संडे को नोवेल लिखने वाला एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो कि संडे को नोवेल लिखता है। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेटेड इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। ये कहते हैं कि मैं हमेशा अपने आप को एकेडमिक वर्क के लिए जानता हूँ, मैं ज़्यादातर एकेडमिक कॉन्फ्रेंस ही पार्टिसिपेट करता हूँ, अदरवाइज पेन क्लब्स या फिर राइटर्स की कोई भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। वे चाहते हैं कि मैं अपने आप को हमेशा एकेडमिक कम्युनिटी के साथ ही अपनी पहचान बना के रखूं। बट ओके इफ़ दे
मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नॉवेल्स। कहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, अगर ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ मेरे नॉवेल्स ही पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, कि नॉवेल्स लिखने के ज़रिए आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, कि नॉवेल्स लिखने के कारण ही आज मैं इतनी बड़ी ऑडियंस के बीच पहुंच चुका हूं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ और सीमियोटिक्स। वे कहते हैं कि मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मेरे जो स्टफ मतलब सीमियोटिक्स पर जो मेरे स्टफ हैं, जो मेरे वर्क है, उनके ज़रिए मैं 1 मिलियन रीडर्स तक पहुँच सकूँगा। मुकुंद कहते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर ठीक है, इसी बात से मैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर आता हूँ। द नेम ऑफ द रोज़ इज़ अ वेरी सीरियस नॉवल, कि जो आपका नॉवल था जो 1980 में पब्लिश हुआ था, द नेम ऑफ द रोज़, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस नॉवल है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल। अगर किसी लेवल की बात की जाए तो एक लेवल पे ये एक डिटेक्टिव यार्न है, डिटेक्टिव स्टोरी है, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिएवल हिस्ट्री। कहते हैं कि लेकिन इस नोवेल में भी आपने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखा है। येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मैस ऑडियंस। इसके बावजूद भी एक बड़ी जनसंख्या द्वारा, एक बड़ी ऑडियंस द्वारा आपका नोवेल देखा गया और पसंद किया गया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? क्या आप इन सब चीज़ों की चिंता करते हैं, परेशान होते हैं? तो अम्बर्टो ईको का कहना है नो, नहीं, जर्नलिस्ट आर पजल्ड। मैं नहीं, बल्कि जो जर्नलिस्ट हैं वे इससे पजल्ड रहते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिश, और कभी कभी तो पब्लिशर्स भी परेशान रहते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव, जो जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स होते हैं वे बिलीव करते हैं दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, कि जो लोग हैं वो ट्रेस, फालतू की चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं बजाय किसी डिफ़िकल्ट रीडिंग को। मतलब जो लोग हैं वो डिफ़िकल्ट रीडिंग को पढ़ने के शौकीन नहीं है, बल्कि फालतू की चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल इन दिस प्लानट। मिस्टर ईको यहाँ पर बताते हैं कि हमारे प्लानट में लगभग 6 बिलियन लोग हैं। एंड द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज़। और जो मेरा फर्स्ट नोवेल है वो लगभग 10 से 15 मिलियन उसकी कॉपीज़ मार्केट में सेल की गई हैं। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ऑडियंस। कहते हैं कि इसके ज़रिए तो मैं बोलूँ तो 6 बिलियन में से हम कुछ ही % रीडर्स तक पहुंच पाए हैं अपने नोवेल के ज़रिए। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंस। लेकिन इससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि जो बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में ईजी एक्सपीरियंस को पसंद नहीं करते, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और ना ही कभी वो इसे अपनी ज़िंदगी में चाहते। आई माई सेल्फ, मैं खुद at 9 PM after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoyed it and I need it, but not all day. यहाँ पर अम्बर्टो ईको बताते हैं कि मैं खुद रात में 9 बजे खाना खाने के बाद टेलीविज़न देखता हूँ, या फिर मैं मियामी वॉइस देखता हूँ, या फिर कोई इमरजेंसी रूम देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि ये मुझे पसंद है, मैं इनमें प्लेज़र मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे इनकी ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई कहे कि पूरे दिन मैं यही करूँ तो मैं पूरे दिन ये नहीं देख सकता। मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that? तो मुकुंद कहते हैं कि सर इतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिली है नॉवेल्स के ज़रिए, क्या इसके पीछे कोई फैक्ट है जिसके साथ आप डील कर सकते हैं? क्योंकि इनमें आपने मैक्सिमम टाइम मीडिएवल हिस्ट्री मतलब हमारी मध्य सभ्यता के बारे में बताया है। सो अम्बर्टो ईको कहते हैं दैट्स पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। कहते हैं कि मैं आपको एक दूसरी स्टोरी बताता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन। कहते हैं मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल चाइनीज़ वाइज मैन की तरह स्टोरीज़ बताया करता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाई शी लव्ड माई बुक। कहते हैं कि मेरे एक अमेरिकन पब्लिशर्स हैं, उन्हें मेरी बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। She did not expect to sell more than 3,000 copies in country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. तो वे बताते हैं कि मेरे जो अमेरिकन पब्लिशर्स हैं, मैंने जब उन्हें अपनी बुक दिखाई तो उन्हें मेरी बुक बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मेरी जो बुक है वो मतलब उस पब्लिशर ने कहा कि मैं आपकी बुक की सिर्फ 3,000 कॉपियाँ निकालूंगी, क्योंकि हमारी कंट्री में मैक्सिमम लोग कैथेड्रल नहीं हैं, उन्होंने कभी लैटिन के बारे में पढ़ाई नहीं की, तो वे इसे ज़्यादा देखना पसंद नहीं करेंगे। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज़, इसलिए मैं आपको 3,000 कॉपीज़ का एडवांस दे सकती हूँ। ये किसने कहा? अमेरिकन पब्लिशर्स ने अम्बर्टो ईको से।
बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएस। लेकिन जब उनकी बुक मार्केट में आई तो उसने लगभग यूएस में 2 से 3 मिलियन लोगों ने उनकी इस बुक को परचेज़ किया। A lot of books have been written about the medieval past, far before mine. यहाँ पर अम्बर्टो ईको बताते हैं कि उनकी काफ़ी ज़्यादा पुस्तकों में उन्होंने मेडिएवल पास्ट के बारे में बताया है। आई थिंक यहाँ पर अम्बर्टो ईको कहते हैं कि मैं सोचता हूँ दैट द सक्सेस ऑफ द बुक्स इज़ अ मिस्ट्री, कि मेरी बुक्स को जो सक्सेस मिली है वो उसके पीछे एक मिस्ट्री है, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, वे कहते हैं यदि मैं बोलूँ कि मेरा जो फर्स्ट नोबल था द नेम ऑफ द रोज़, अगर मैं इसे आज से 10 साल पहले या फिर आज से 10 साल बाद पब्लिश करता, देन इट वुड नॉट हैव बीन द सेम। तो इसे उतनी ज़्यादा ख्याति नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा फेमस नहीं होती, लोग इसे इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते। वाई इट वर्कड एट द टाइम इज़ अ मिस्ट्री, इसलिए कहा जाता है कि जो वर्क है ये एक मिस्ट्री है। टाइम इज़ अ मिस्ट्री, समय एक रहस्य, कब किसके साथ हो जाए हमें पता नहीं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल सकें। सेकंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इन कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताएं कि हमारा लाया गया वीडियो आपको कैसा लगा।